हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से चलेंगे थोड़ा सा ब्रेन में। थोड़ा सा यानी याद कीजिए, मैं जब फोर ब्रेन पढ़ा रही थी तो थैलेमस थैलेमस में मैं उसके फंक्शन में बताई थी, रिले सेंटर का काम करता है बट स्मेल को छोड़ करके। तो आज उस स्मेल को हम लोग कवर कर लेंगे। उससे पहले दो क्वेश्चन आपके लिए सामने बोर्ड पे है, पहले मैं इसको समझा देती हूँ, उसके बाद हम लोग चलेंगे ये स्मेल कहाँ से रिले होता है और कैसे ब्रेन में पहुंचता है। तो चलिए आइए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज स्पेसिएशन। व्हाट इज स्पेसिएशन? स्पेसिएशन क्या है? द क्रिएशन ऑफ ए न्यू स्पेसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ए प्री एग्जिस्टिंग organism या pre-existing species as a result of accumulation of variations over long period of time। अब स्पेसिएशन क्या है? इसको जैसे स्पेसीज तो समझ रहे होंगे, स्पेसीज प्रजाति। अब कहता है स्पेसिएशन क्या है, यानी ये प्रजातियां फैलती है कैसे। तो फिर से एक बार देखिए, द क्रिएशन ऑफ ए न्यू स्पेसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ए प्री एग्जिस्टिंग स्पेसीज। कहता है कि प्री एग्जिस्टिंग स्पेसीज से ही जब कोई नई स्पेसीज का विकास हो जाता है या नया स्पेसीज बन जाता है, कैसे बनता है, तब उसको स्पेसिएशन कहते हैं। इस प्रोसेस को स्पेसिएशन कहते हैं। यानी प्री एग्जिस्टिंग स्पेसीज से, पहले से जो स्पेसीज मौजूद है, वर्तमान है, उसी स्पेसीज से अलग होकर के किसी कारणवश, अब ये अलग होने का भी बहुत सारा कारण है जो कि हम लोग फर्दर पढ़ेंगे, तो किसी कारणवश अलग होकर के और नई स्पेसीज का फॉर्मेशन करते हैं। किससे? प्री एग्जिस्टिंग स्पेसीज, जो स्पेसीज पहले से एग्जिस्ट करती है उसी से अलग होकर के, एज ए रिजल्ट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस। और कैसे बनती है, क्यों बनती है, अलग होने के बाद एक नई स्पेसीज क्यों बन जाती है भाई? तो एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय के बाद बहुत सारी विभिन्नताएं जमा होते होते वो एक नई स्पेसीज का फॉर्मेशन कर लेता है, एंड दैट इज स्पेसिएशन। यानी कोई भी क्रिएशन, कोई भी रचना, कोई भी प्रजाति, a new species of organism from a pre-existing species as a result of accumulation of variation over a long period of time। अब ये कह रहा है कि स्पेसिएशन क्या है, यानी नई प्रजातियों की उत्पत्ति। स्पेसिएशन मीन्स तो ये है क्या? प्री एग्जिस्टिंग स्पेसीज से ही कोई अलग होकर के नई प्रजाति उत्पन्न हो जाती है। तो वो नई प्रजाति क्यों हो जाती है? अलग होकर प्रजाति तो उत्पन्न होगी, स्पेसीज अलग होकर के भी फिर वहां भी सारे लोग रिप्रोडक्शन से जमा हो जाएगा, कॉलोनी बन जाएगा। लेकिन कहता है कि नई स्पेसीज, क्योंकि अलग अलग हैबिटेट के कारण वहां फिर वेरिएशंस धीरे धीरे जमा होने लगते हैं, और वेरिएशन जमा होते होते एक लंबे समय के बाद वही प्रजाति, जो पहले से प्रजाति एग्जिस्ट कर रही थी, उसी से अलग होकर के और वही प्रजाति नई स्पेसीज का फॉर्मेशन कर लेती है, क्योंकि उनके कैरेक्टर धीरे धीरे चेंज हो जाते हैं। इसलिए कहता है कि क्रिएशन ऑफ ए न्यू स्पेसीज, नए स्पेसीज का बनना। स्पेसिएशन क्या है? नई प्रजाति का बनना। द क्रिएशन ऑफ ए न्यू स्पेसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी जीव जंतु का। किससे? फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग स्पेसीज, जो स्पेसीज पहले से एग्जिस्ट करता है उसी से। लेकिन कैसे? नई प्रजाति कैसे बन गई, न्यू स्पेसीज कैसे बनी? एज ए रिजल्ट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस, है ना, बहुत सारी विभिन्नताएं जमा हो जाती है, यानी उनके गुण लक्षण धीरे धीरे चेंज हो जाते हैं, और इसे स्पेसिएशन के नाम से जानते हैं। यानी एक प्री एग्जिस्टिंग स्पेसीज से नई स्पेसीज का बनना, और वो बहुत कारण से वो प्रजातियां अलग हो जाती है। जैसे दीमक देखे होंगे आप लोग, झिंगुर देखे होंगे आप लोग, तो ये कहाँ रहता है? ऐसा नहीं है कि कोई एक ही जगह में रहता है, लेकिन अलग अलग जगहों में देखिएगा
उसका दीमक का, झिंगुर का, वो जो मिट्टी बना करके पूरा लकड़ी को भी खा करके मिट्टी बना देता है। तो अलग अलग जगह में रहता है तो उसकी प्रजाति थोड़ी डिफर करती है, तो वो क्या होता है, दैट इज स्पेसिएशन। अब एक जगह रहा, एक मिट्टी में रहा, एक वातावरण में रहा, कोई चिकनी मिट्टी में झिंगुर पल रहा है, अब वो ये मिक्स बलुआही मिट्टी में, दोमट मिट्टी में चला गया, तो वहां पे उसकी प्रजाति थोड़ी चेंज हो जाती है, उसके कैरेक्टर थोड़े चेंज हो जाते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड स्पेसिएशन। यानी पहले से जो प्रजाति एग्जिस्ट कर रही है उसी से अलग होकर के कुछ ऑर्गेनिज्म दूसरे जगह में जब सरवाइव करने लगते हैं तो उनके गुण कुछ चेंज हो जाते हैं, उनके गुणों में कुछ परिवर्तन, वेरिएशन, विभिन्नताएं आ जाती है, जिसके कारण नई प्रजाति पैदा हो जाती है, और इस प्रोसेस को स्पेसिएशन कहते हैं। ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय के बाद। अचानक तो गुणों में परिवर्तन होता नहीं, धीरे धीरे परिवर्तन होता है। तो ये क्वेश्चन ये हुआ आपका। सेकंड क्वेश्चन आपका कहता है व्हाट आर प्योर गैमेट्स। बहुत छोटा सा क्वेश्चन आपको देखने में लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा समझिए कि भाई ऐसा क्यों पूछता है। गैमेट इज गैमेट, गैमेट तो गैमेट है। गैमेट है क्या, आप लोग रिप्रोडक्शन में पढ़े होंगे, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। तो चलिए, गैमेट में ऐसा क्या है जो पूछ रहा है, व्हाट इज प्योर गैमेट। इसका आंसर देख लीजिए तो फिर उत्सुकता बढ़ेगी। प्योर गैमेट्स आर हैप्लॉइड, कहता है प्योर गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, या वैसे गैमेट जो हैप्लॉइड होते हैं वही प्योर गैमेट है। तो फिर आप सोचेंगे कि तो मेल गैमेट भी हैप्लॉइड, फीमेल गैमेट भी हैप्लॉइड, ये कौन सी बड़ी बात है, वही प्योर गैमेट होगा। आगे चलते हैं। Pure gametes are haploid. Haploid gametes are always pure and do not possess homologous chromosomes. जैसे जीन्स में हम लोग समझते हैं ना कि पेयर ऑफ जीन्स होते हैं, कोई होमोलोगस कोई हेट्रोलोगस, यानी जिसको हम लोग कहते हैं होमोजीनस, हेट्रोजीनस। तो कहने का मतलब जैसे टॉल का ब्रीड है तो उसके दोनों जीन कैपिटल टी होंगे, ड्वार्फ का है दोनों स्मॉल टी होंगे, या टॉल का है और टॉल डोमिनेट कर रहा है तो एक कैपिटल एक स्मॉल होंगे। तो इस तरह से दो दो जीन्स हो जाते हैं, पेयर में होते हैं, तो दैट इज नॉट हैप्लॉइड। हैप्लॉइड कहता है कि तभी होगा गैमेट जिसमें कि सिर्फ हैप्लॉइड गैमेट्स मींस एन, आप लोग को पता होगा हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एन या हैप्लॉइड, एंड फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम या 2n इज कॉल्ड डिप्लॉइड। तो यहाँ कह रहा है कि गैमेट्स जब हैप्लॉइड हैं, बस इतना समझिए कि प्योर गैमेट्स कौन है, तो जो गैमेट्स हैप्लॉइड हैं जिनमें n नंबर क्रोमोसोम है, तो आपके दिमाग में आ जाएगा मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। ओके, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट हैप्लॉइड गैमेट्स होते हैं और रियली ये प्योर गैमेट्स हैं। अब आइए सेकेंड इसके पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट तो क्लियर है कि ठीक है हैप्लॉइड गैमेट्स ही प्योर गैमेट होते हैं। एंड डू नॉट पोसेस होमोलोगस क्रोमोसोम्स, दे पोसेस वन क्रोमोसोम्स फॉर ईच टाइप, आइदर रिसेसिव और डोमिनेंट। कहता है हैप्लॉइड ही होना चाहिए और उसमें कोई भी होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं होना चाहिए कि अब रिसेसिव है या डोमिनेंट है। मान लिया डोमिनेंट जैसे कैपिटल टी है तो उसके साथ स्मॉल टी हो जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ कैपिटल टी है तो कैपिटल टी है, स्मॉल टी है तो स्मॉल टी है। इसके दूसरे सेगमेंट में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, या जिसको पता होगा पता भी होगा कि ये डिप्लॉयड वाली बात कहां से आई। जब दो जीन्स हैं यानी 2n जब डिप्लॉयड है तो वो प्योर गैमेट नहीं कहा जाएगा। तो ऐसा गैमेट है कहां, है ना, ह्यूमन बॉडी में सिर्फ 6 सेल जो है वो हैप्लॉइड सेल हैं, यानी हैप्लॉइड गैमेट है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। उसके अलावा याद कीजिए सबको पता है डिप्लॉयड सेल्स, बाकी सारे ऑटोसोम्स तो जितने भी सेल हैं डिप्लॉयड ही है ना, मिटोसिस के द्वारा सेल डिवीजन होता है, उनमें क्रोमोसोम नंबर उसमें कंप्लीट 2n ही रहता है। तो वो सारे सेल्स सिंगल सेल्स क्या, दैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ गैमेट, वो भी गैमेट ही है, वो ऑटोसोमल गैमेट्स हैं। और 6 सेल वाला 6 गैमेट है, मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है। तो इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। ये भी 10th लेवल का ही क्वेश्चन है, दोनों 10th लेवल का ही क्वेश्चन है।
तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। जैसे ही पूछे प्योर गैमेट्स, तो प्योर गैमेट्स कहने का मतलब, गैमेट कहने का मतलब दिमाग में सीधा आ जाता है मेल गैमेट फीमेल गैमेट, बट ऐसा नहीं है। 6 सेल का गैमेट ये हुआ, और ऑटोसोम्स का जो होल बॉडी में सोमैटिक सेल्स हैं उनके गैमेट सिंगल सेल, तो वो सिंगल सेल इज ऑल्सो ए गैमेट। और सिंगल सेल ऑटोसोम्स या सोमैटिक सेल्स जो हैं उनमें सेल डिवीजन मिटोसिस के द्वारा होता है, और मिटोसिस में 2n ही क्रोमोसोम नंबर होते हैं, n नहीं होता है, इसलिए वो डिप्लॉयड गैमेट होंगे और वो प्योर गैमेट नहीं कहे जाते। प्योर गैमेट वही होंगे जो हैप्लॉयड हैं, यानी 6 सेल का मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, जिसको हम लोग वास्तव में गैमेट के नाम से, जैसे ही गैमेट टर्म सुनते हैं दिमाग में आ जाता है अच्छा मेल गैमेट फीमेल गैमेट, तो वो तो हैप्लॉयड होते ही हैं, तो दैट इज प्योर गैमेट। बट बाकी सारे बॉडी के ब्लड सेल, स्किन सेल, मसल सेल, बोन सेल, जो भी कहिए, सारे सेल्स जो है सिंगल सिंगल सेल, दैट इज ऑल्सो गैमेट, और वो सारे क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। इसलिए इसको भी बस एक बार और मैं थोड़ा सा कर दे रही हूं। स्पेसिएशन, नई प्रजाति की उत्पत्ति का प्रोसेस, ये हिंदी में इसको दिमाग में रखिए। जिनका इंग्लिश सही है, दुरुस्त है, उनके लिए तो कोई बात ही नहीं। चलिए, अब ये कहता है कि स्पेसिएशन मतलब क्या, नई प्रजाति की उत्पत्ति, वैसा प्रोसेस जिससे नई प्रजाति की उत्पत्ति होती हो। तो इसमें कौन बड़ी बात है? हाँ, बड़ी बात है ना, कि ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय के बाद वही प्रजाति में चेंज आ जाता है, नई प्रजाति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि उसमें समय के साथ साथ बहुत सारे वेरिएशंस का जमाव हो जाता है, एक्यूमुलेशन, जिससे चेंज आ जाता है उनमें, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पेसिएशन। प्योर गैमेट, प्योर गैमेट, सीधी सी बात, अब सबके दिमाग की बत्ती जल गई होगी कि हैप्लॉयड गैमेट यानी 6 सेल के जो गैमेट मेल और फीमेल गैमेट हैं वो हो गए हैप्लॉयड गैमेट, एंड दैट इज प्योर गैमेट। बट सोमैटिक सेल्स, ह्यूमन बॉडी की मैं बात कर रही, ऐसे अगर हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म में चलेंगे या थैलोफाइट ब्रायोफाइट्स में चलेंगे तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लेकिन ह्यूमन बॉडी की मैं बात कर रही, तो 6 सेल हैप्लॉयड हो जाएंगे और प्योर गैमेट हो जाएंगे, क्योंकि हैप्लॉयड गैमेट है। और बाकी सोमैटिक सेल्स के सेल्स जो हैं दैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ गैमेट, बट दैट इज डिप्लॉयड and that is not pure gamete. ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा, चूंकि वीडियो लंबा हो जाता है बहुत, आप लोग पढ़ने में उब जाते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं थोड़ा सा ये स्मेल में, थैलेमस का फंक्शन में, तो चलें उसको भी जरा सा देख लें हम लोग। अब हम लोग चलते हैं थैलेमस। याद होगा आप लोग को, हम लोग पढ़े थे, 4 ब्रेन हैज 3 मेन पार्ट्स, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं, बार बार क्या बोलूं मैं, इतना आसान नहीं है। लेकिन इसके फंक्शन में मैं लिखवाई थी रिले सेंटर। तो रिले सेंटर मीन्स क्या होता है, एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट कर दूं कि थैलेमस कहाँ पे है और ये रिले क्या करता है और कहाँ रिले करता है। तो चलिए इसको एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। जैसे ये ब्रेन का आउटर मोस्ट लेयर जो है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो ये फोल्ड फोल्ड मुड़ा मुड़ा
सब फैकल्टी है अलग अलग, दैट इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स, या हम कह सकते हैं कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब इसके बाद ये सेरिब्रम हो गया, सेरिब्रम के बाद बीच में थैलेमस हो गया, और यहीं पे मिड ब्रेन भी होता है। तो हम लोग को थैलेमस से मतलब है। यहाँ पे बीच में थैलेमस हो गया, फिर इधर से आ जाइए तो इधर सेरिबेलम। हम लोग को सेरिब्रल कॉर्टेक्स से मतलब है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ब्रेन, और थैलेमस ये कहां पाया जाता है? थैलेमस इज ए पार्ट ऑफ फोर ब्रेन एंड लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ द ब्रेन, या हम कह सकते हैं मिडिल ऑफ द ब्रेन भी याद रखिए, और नहीं तो अगर इससे बेटर याद रखना चाहते हैं तो बिलो द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के नीचे। ये चारों तरफ से, ब्रेन के चारों तरफ से सेरिब्रल कॉर्टेक्स का लेयर होता है, और इसके बीच में ये बड़ा सा सेरिब्रम पार्ट होता है, उसके बाद नीचे थैलेमस होता है। अब थैलेमस जो है ये क्या है? रिले सेंटर है। थैलेमस के बारे में मैं नहीं लिख रही, मैं बोल दे रही हूं सिर्फ आपको कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ब्रेन, और थैलेमस इज ए पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, लिखा हुआ भी है आपके ये प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा, फोर ब्रेन में। साथ ही लोकेटेड बिटवीन लोकेटेड इन मिडिल ऑफ द ब्रेन और बिलो द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो ये हो गया इनका लोकेशन सिचुएशन। अब हम लोग चलते हैं सीधा इसके फंक्शन पे। तो इसका फंक्शन क्या है? रिले सेंटर, ठीक है। चलिए, ये रिले सेंटर है। तो रिले सेंटर मीन्स क्या क्या रिले करता है? ये थैलेमस का काम बहुत सारा फंक्शन है, बट इसका फंक्शन, उन सारे फंक्शन में एक फंक्शन रिले सेंटर वाला जो है, इसमें ये क्या करता है कि होल बॉडी से जो सेंस ऑर्गन्स है हमारे, 5 सेंस ऑर्गन्स है, याद होगा आपको, आंख, नाक, कान, जीभ, स्किन, आई, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन। तो ये 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। ये 5 सेंस ऑर्गन्स जो बाहर से स्टिमुलस कलेक्ट करते हैं उनको ब्रेन में भेजते हैं, और ब्रेन में उनको रिसीव कौन करता है? सेंसरी मैसेज को, सेंस ऑर्गन के द्वारा भेजा हुआ सेंसरी मैसेज को रिसीव कौन करता है? थैलेमस। और थैलेमस इसको रिसीव करने के बाद क्या करता है? इसका प्रोसेसिंग करता है, इसका सॉर्टिंग करता है, और सॉर्टिंग करने के बाद यानी छटाई करके, प्रोसेसिंग करके, सॉर्टिंग करके, यानी छाट छूट के समझ में आ गया किसको कहां जाना है, तब उसके बाद रिले कर देता है कहां? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। क्यों? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जितने भी इस तरह से आपको फोल्ड फोल्ड दिखते हैं, अच्छा से सुंदर से देख लीजिएगा बुक में, तो ये सारे फोल्ड्स एक एक अलग अलग फैकल्टीज हैं। तो इसी में 5 सेंस ऑर्गन्स की भी फैकल्टी है, विजन का, हियरिंग का, टेस्ट का, टच का, स्मेल का, सारे फैकल्टीज इसी सेरिब्रल कॉर्टेक्स लेयर में ही है। तो अब थैलेमस क्या किया? ये सेंस ऑर्गन से जो मैसेज आया उसको रिसीव किया। रिसीव करने के बाद थैलेमस प्रोसेसेस एंड sorts the sensational messages and distribute them in appropriate areas. उसको appropriate area में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब appropriate area क्या होता है उसका? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। लेकिन यहाँ पे अब हम लोग आ जाते हैं पॉइंट पे कि ये विजन, हियरिंग, टेस्ट एंड टच को तो रिले कर देता है, बट स्मेल को नहीं करता। क्यों? अब बात ऐसी है कि स्मेल बाईपास कर जाता है थैलेमस को, थैलेमस में जाता ही नहीं। स्मेल थैलेमस में जाता ही नहीं, बाईपास कर जाता है। स्मेल सीधा ये
सेरिब्रल कॉर्टेक्स में चला जाता है, जिसको अल्फैक्टरी कॉर्टेक्स भी कहते हैं, जहां पर स्मेल का फैकल्टी है, तो वो सीधा वहां लिम्बिक सिस्टम से भेज देता है। अब लिम्बिक सिस्टम में हम लोग को नहीं जाना है, उसका पाथवे मैं बता दे रही हूँ। बस इतना जानिए कि थैलेमस जो है ये विजन, हियरिंग, टेस्ट एंड टच, इन चारों को रिले करता है, और रिले करता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ही, क्योंकि यहीं पे सारी फैकल्टीज हैं। और स्मेल जो है वो भी सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ही जाता है, लेकिन थैलेमस से होकर के नहीं जाता, यहां से होकर के नहीं जाता है, ये बाईपास से गुजर जाता है। आप लोग को अब गया पटना जाने की जरूरत हो तो क्या करेंगे? पहले से पुराना रोड नहीं पकड़ करके चलिए भाई, बहुत रस रहता है, बहुत जाम हो जाता है, तो बाईपास बन गया, बाईपास से सीधा निकल गए, सब कुछ छोड़ छाड़ करके किनारे किनारे। तो सेम स्मेल भी वही करता है। स्मेल का पाथवे मैं बस लिख देना चाहती हूँ कि फिर स्मेल जाता है कैसे। पता है स्मेल हम लोग कहाँ नाक में लेते हैं? नेजल पैसेज में। अब नेजल पैसेज में से कहा जाता है स्मेल? नेजल पैसेज से कहा जाता है, नेजल पैसेज में अपर पार्ट पे ऑल्फैक्टरी नर्व्स होते हैं। नर्व्स, पैसेज, ये लोकेशन हो गया, ये लोकेशन हो गया। स्मेल नेजल पैसेज से कहा गया? द ऑल्फैक्टरी नर्व्स। अब ऑल्फैक्टरी नर्व्स कहाँ है? ये नेजल पैसेज के ऊपर वाले पार्ट में ऑल्फैक्टरी नर्व्स होते हैं, जहां पे ये स्मेल चला जाता है। अब यहां से ये कहा जाता है वाल्व। द ऑल्फैक्टरी वाल्व, वहां से ऑल्फैक्टरी वाल्व में चला जाता है। और ये कहाँ होता है? ब्रेन के बेस पे निचले भाग में, या नेजल पैसेज के सबसे ऊपर वाले भाग में, यानी अपर पार्ट में ऑल्फैक्टरी नर्व्स हैं, और वहां से सीधे तुरंत बगल में ऑल्फैक्टरी वाल्व को दे दिया ये अपना मैसेज। द ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट्स, अब ऑल्फैक्टरी वाल्व किसको दे दिया? द ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट, जहां से वो आगे पास करेगा। और वो ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट क्या होता है? ए बंडल ऑफ एक्सॉन, ए बंडल ऑफ एक्सॉन। आपको पता है न्यूरॉन, उसमें डेंड्राइट्स, और सबसे लंबा डेंड्राइट्स क्या था जो मैसेज आगे ले जाता था इलेक्ट्रिक इंपल्स के फॉर्म में? दैट इज एक्सॉन्स। तो ये बहुत सारे नर्व सेल्स होते हैं, तो इनका एक्सॉन्स का बंडल होता है, दैट इज ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट्स। अब यहां से कहा जाता है the olfactory cortex, and this is cerebral cortex.
यहां से कहा गया ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स में। ये क्या है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जहां थैलेमस के द्वारा सारे मैसेज जाते हैं, सेंसरी मैसेज, सेंस ऑर्गन्स के द्वारा जो मैसेज रिसीव करता है थैलेमस, वो सारे कहाँ भेजता है? वो भी प्रोसेसिंग और सॉर्टिंग करके सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ही भेजता है, क्योंकि सारी फैकल्टी वहीं पे है। लेकिन स्मेल उसको बाईपास करके वहां से न जा करके बगल से सॉर्ट में निकल जाता है, और फिर ये भी वही पहुंचता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। द ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे स्मेल आता है, इसलिए ऑल्फैक्टरी उसके आगे लग जाता है। तो देख लीजिए, ये पाथवे है स्मेल का। स्मेल थैलेमस से ना होकर के कहां से होकर के जाता है? नेजल पैसेज में गया। नेजल पैसेज में ऊपर वाले पार्ट में क्या होता है? द ऑल्फैक्टरी नर्व्स, अपर पार्ट ऑफ नेजल पैसेज। और नर्व से कहां भेजा? बल्ब में, जो कि ब्रेन के निचले बेस पे आधार पे होते हैं, या ये नेजल पैसेज के बिल्कुल ऊपर वाले पार्ट में होते हैं, मतलब तुरंत वहां से ट्रांसफर हो गया। अब यहां से फिर कहा जाता है, ये नर्वस सिस्टम है, न्यूरॉन्स हैं, ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट्स, जहां से ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में तुरंत ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स में या कॉर्टिकल रीजन में, सेरिब्रल कॉर्टेक्स वाले फैकल्टी जो स्मेल का है, द ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स, वहां चले जाते हैं, और इस तरह से इनका रिले ऑटोमेटिक नेजल पैसेज टू ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स और सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक हो जाता है। तो ये पाथवे है स्मेल का। ये एक्सेप्शन है, थैलेमस सबको रिले करता है वहां से, 5 सेंस ऑर्गन है, तो ऐसे कॉमनली सारे सेंस ऑर्गन्स के मैसेज को रिसीव करता है थैलेमस, और उसको ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक भेजने का काम करता है। लेकिन एक्सेप्ट स्मेल, स्मेल को छोड़ करके। अब स्मेल कहां से जाता है, कैसे जाता है, तो वो आपके सामने पैसेज पड़ा हुआ है, जिसके माध्यम से वो चला जाता है। आज इतना ही मैं छोड़ रही। अभी तक ब्रेन के 3 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू 10th स्टैंडर्ड जितना डाइजेस्ट हो सके मैं बता चुकी। अब तो आप लोग का एग्जाम होगा, सारी परीक्षाएं आप लोग दे लीजिए। इसके बाद फिर मैं 11th का स्टार्ट करती हूँ, और रिमेनिंग पार्ट ऑफ 10th भी साथ में चलेगा। 9th का चल ही रहा है, बट 11th का भी स्टार्ट करूंगी। तब तक मुझे भी रेस्ट मिल जाएगा, 1 महीना आप लोग एग्जाम दीजिए अच्छे से। बाकी बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक्स।